वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल सीईटी एग्ज़ाम 2023 के लिए, जो कि आपका 7 और 8 जनवरी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। जो विद्यार्थी एडमिट कार्ड नहीं देखे हैं वो आप जाके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर जाके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीईटी एग्ज़ाम स्पेशल 2022 के लिए हमारी एनसीईआरटी बुक क्लास 6 से 10वीं तक चल रही है, जिसमें हमने कक्षा 6 और 7 का आपको सोल्यूशन करवा दिया है एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 8 का। कक्षा 8 के अंदर एनसीईआरटी बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उसकी चर्चा करेंगे स्पेशल। जितने भी वीडियो लाइव जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास बेल आइकन के घंटे को दबाइए, ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर एनसीईआरटी बुक का, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बात करते हैं आज के प्रमुख क्वेश्चनों की कक्षा 8 की। तो गेहूं एक फसल है। क्या है? गेहूं एक फसल है। रबी की, खरीफ की, जायद की, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं एक रबी की फसल है। ये आपको याद रखना है। जो कब बोई जाती है? अक्टूबर से फरवरी तक बोई जाती है। ठीक है, गेहूं की फसल जो है कब बोई जाती है? तो ये बोई जाती है अक्टूबर से फरवरी तक बोई जाती है। रबी की फसल है, ये आपको याद रखना है। और ये किसकी है? शीत ऋतु की फसल है। कौन सी है? शीत ऋतु की फसल है। शीत ऋतु की फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी जो आ जाती है। ठीक है। अब सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से जायद की फसल बोई जाती है। अभी हाल ही में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें पूछा गया था कि जायद की फसल बोई जाती है। तो ये मार्च से जून के मध्य ये जायद की फसल बोई जाती है। और जायद की फसल में कौन कौन सी फसलें आ जाती है? जैसे ककड़ी, खरबूज, इस प्रकार की जो जितनी भी हैं फसलें वो आ जाती है। खरीफ की बात करें तो खरीफ की फसल जनवरी से सितंबर के मध्य बोई जाती है। इसमें सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, ज्वार, तिल, मूंग, तो ये खरीफ की फसल में बोई जाती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चर्चा करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से उर्वरक नहीं है, इनमें बताना है कि कौन सा उर्वरक नहीं है। यूरिया, पोटास, अमोनियम सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उर्वरक सभी हैं। ये यूरिया है, पोटास है और अमोनियम सल्फाइड। तो ये सारे के सारे यूरिया है। ये ऑप्शन गलत है, इसमें सारे के सारे हैं। और भी बता देता हूँ, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट भी उर्वरक है एक, पोटास भी है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्स जो है, ये सारे के सारे क्या है उर्वरक के उदाहरण। तो इसके सभी हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी हो जाएंगे, डी सभी। आगे बात कर लेते हैं। वह अधातु जो विद्युत की सुचालक है। विद्युत की क्या है? सुचालक है। कौन सी धातु है? कोयला है, गंधक है, नाइट्रोजन है, ग्रेफाइट है। तो अधातु पूछा है तो अधातु ग्रेफाइट। तो ठीक है, अधातु कौन सी है? ग्रेफाइट, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या है? विद्युत की सुचालक है। अब अधातु है तो अधातु में कौन कौन सी आ जाती है? कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सारी क्या है? अधातु है। और ये विद्युत की सुचालक है कौन सी? ग्रेफाइट। ये आपको याद रखना है। ग्रेफाइट क्या है? एक तो अधातु है। अब सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से अधातु है, ग्रेफाइट दिया जाता है और कुछ 4 ऑप्शन डाल दिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट अधातु है। अब अधातु की चर्चा करें कि अधातु है क्या। अधातु बात करें तो ये तीनों अवस्था में पाई जाती है। एक तो ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में पाई जाएगी। और अधातु में चमक नहीं होती है, लेकिन अपवाद रूप से माने तो हीरा और आयोडीन चमकीले होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक अधातु का जो घनत्व है वह गलनांक कम होता है। घनत्व और गलनांक जो है दोनों का कम होता है। किसका? अधातु का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो ये उष्मा व विद्युत की कुचालक होती है। उष्मा व विद्युत की क्या है? कुचालक होती है दोनों की। उस अधातु विद्युत की कुचालक होती है। इस प्रकार विशेषता दी जाती है। अधातु जल में अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन अपवाद रूप से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फास्फोरस एक सक्रिय धातु है जो वायु में आग पकड़ लेती है। इस कारण उसे जल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि फास्फोरस क्या है? एक अधातु है। ये आपको याद रखना है। और फास्फोरस क्या है कि वायु की संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, इसलिए उसे जल में रखना पड़ता है, इसलिए वो अपवाद है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
अधातु है, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? गंधक का प्रयोग, औषधियाँ बनाने में, बारूद बनाने में अधातु का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। लाल फास्फोरस हो गया, दिया सलाई में भी अधातु का प्रयोग किया जाता है, पेंसिलों में भी अधातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सी धातु हो जाएगी इसमें? सोडियम सबसे अभिक्रियाशील है, क्योंकि ये वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेती है। इसलिए इस सोडियम को पूछा जाता है कि किस तेल में रखा जाता है? तो इसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। किसे? केरोसिन के तेल में सोडियम को रखा जाता है, क्योंकि वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है। इसके साथ एक धातु और है पोटेशियम। दोनों धातु हैं जो क्या है? अभिक्रियाशील है। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी धातु हो सकता है सोडियम ना दे के आपको पोटेशियम दे दिया जाए। सोडियम पोटेशियम दोनों धातुएं क्या है? अधिक अभिक्रियाशील धातु है, क्योंकि ये वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेती है और केरोसिन के तेल में इन्हें रखा जाता है, सीधा पूछा जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं, जल को शुद्ध करने में किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए। आपको पता है हाइड्रोजन क्या है? अधातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधातु, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा इसका आंसर। आगे बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। नाइक्रोम में किन धातुओं का मिश्रण होता है? नाइक्रोम में देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जाम में पूछा जा सकते हैं इस प्रकार के। निकल लोहा क्रोमियम, निकिल लोहा एल्यूमिनियम तो नहीं होगा, कॉपर जिंक नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसमें नाइक्रोम क्या होता है? नाइक्रोम विद्युत हीटर आपने देखा होगा, वो नाइक्रोम का बना होता है। उसमें क्या होता है? एक तो निकेल होता है, लोहा होता है और क्रोमियम होता है, तीनों होते हैं, मिश्रण होता है तब नाइक्रोम बनता है। और ये विद्युत हीटर आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। डूरेलुमीन नामक मिश्र धातु का प्रयोग सामान्यतः निम्न में से किस में होता है? ये डूरेलुमीन नामक मिश्र धातु है, इसका प्रयोग स्पेशल वायुयानों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। ये आपको याद रखना है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुयान के पुर्जे बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है डूरेलुमीन जो है पाया जाता है। इसमें क्या होता है? इस डूरेलुमीन में एक तो होता है हमारा एल्यूमिनियम, एक होता है तांबा और एक होता है हमारा मैग्नीशियम। तो ये 3 मिश्रण होता है जिसका डूरेलुमीन बनता है और ये वायुयान के पुर्जे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक पूछा जाता है, कुछ मिश्रण पूछे जाते हैं, जैसे कांसा बना होता है, इस प्रकार पूछा जाता है। तो तांबा प्लस टीन का, तांबा प्लस टीन आ जाए तो कांसा करना है आपको, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि टांका, ये भी पूछा जाता है टांका, तो ये टीन प्लस सीसा का बना होता है। टीन प्लस सीसा से टांका का निर्माण होता है, जिसमें तोप काम लिए जाते हैं। एक होता है निकेल, पूछा जाता है निकेल किसका मिश्रण है? तो निकेल है लोहा प्लस कार्बन प्लस निकेल, ये किसका? इसका मिश्रण होता है, ठीक है। आपने देखोगे विद्युत तार और कवच सॉफ्ट ये निकेल के बने होते हैं। और चर्चा कर लेते हैं, आपने देखोगे बेल धातु, ये पूछा जाता है बेल धातु घंटियां बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बेल धातु को, और उसमें होता क्या है वो पूछा जाता है। तो कॉपर प्लस टीन की बनी होती है, कॉपर प्लस टीन की बनी होती है। घंटियां किसकी बनाई जाती है? कॉपर प्लस टीन की बनी होती है, जिसे कहते हैं बेल धातु कहा जाता है। एक पूछा जाता है गन धातु, क्या पूछा जाता है? गन धातु, तो ये किसकी बनी होती है? ये तांबा प्लस टीन और प्लस जस्ता, ये 3 मिलकर गन धातु का निर्माण करते हैं। आपने देखे होंगे तोप के गियर बेयरिंग बनाने में इस गन का उपयोग किया जाता है। तो हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः होती है। अधातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? वो होती है अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है, ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या होती है? अम्लीय होती है। अधातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो क्या होती है? अम्लीय होती है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और एक याद रखना, जो धातुएं हैं वह वायु से अभिक्रिया करके अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती है। ये तो आ गया, अम्लीय प्रकृति के बनाती है। अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। अब याद रखना कि अधातु जो अम्ल के साथ, यानी किसके साथ? अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो क्या देगी? हाइड्रोजन देगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, हाइड्रोजन देगी, ये पूछा जाता है। आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन से प्लास्टिक पर तेल व जल चिपकता नहीं है? इसमें से कौन सा जो प्लास्टिक है उसमें तेल व जल नहीं चिपकता है? तो ये है टेफ्लॉन। ये एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। टेफ्लॉन ऐसा पदार्थ है जिसमें प्लास्टिक
पर जो प्लास्टिक का होता है उस पर तेल और जल दोनों नहीं चिपकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 10 नंबर, थर्मोप्लास्टिक क्या है? बेकेलाइट है, मेलामाइन है, पॉलीथीन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। थर्मोप्लास्टिक इसे कहते हैं जिसका हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं, कोई भी पदार्थ हो उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट, मेलामाइन, पॉलीथीन। तो थर्मोप्लास्टिक के अंदर क्या पाया जाता है? इसमें ये इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें हो जाएगा पॉलीथीन इसका आंसर। थर्मोप्लास्टिक के अंदर पॉलीथीन, इसका आंसर हो जाएगा पॉलीथीन। ठीक है, अब ये दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, देखिए एक होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण कौन से हैं? देखिए एक तो आ गया पॉलीथीन, ठीक है, एक आ गया पीवीसी, ये पॉलीथीन इस थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। एक है मेलामाइन, तो ये है, ठीक है, ये मेलामाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीथीन और मेलामाइन, ये इसके उदाहरण हो गए। अब देखिए थर्मोसेटिंग के उदाहरण कौन कौन से हैं? इसमें हो जाते हैं जैसे तापदृढ़, आपने देखा होगा तापदृढ़, इसमें बेकेलाइट, एक आ जाएगा बेकेलाइट और आ जाएगा मेलामाइन। इसके ये उदाहरण है दो, बेकेलाइट और मेलामाइन। थर्मोसेटिंग का प्रयोग गाड़ियों की बैटरियाँ, बर्तनों के हत्थे, बिजली के स्विच बनाने के लिए इस थर्मोसेटिंग का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है, ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण का जुड़ना होता है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आगे बात करेंगे जडन, जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया के फलस्वरूप बनने वाली गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा H2 हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, जडन की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे बात करेंगे 13 नंबर, नौशादर को पानी में डालने पर होने वाली अभिक्रिया क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नौशादर को पानी में डालेंगे तो कौन सी जो है अभिक्रिया होगी? तो इसमें होगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, कटे हुए सेब फल का भूरा होने का कारण है सेब में उपस्थित होता है, क्या होता है? कल भी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन आया था 8वीं क्लास में भी, आज फिर आ गया। तो आयरन होता है, आयरन होता है इसमें जो उपस्थिति होती है। कटे हुए सेब फल का भूरा होने का कारण क्या है? इसमें आयरन की कमी। ठीक है, आगे बात करेंगे, रेड डाटा पुस्तक की एक से अधिक श्रेणी में आ रही पादप प्रजाति का उदाहरण कौन सा है? तो है इंद्रोक, इसमें दिया गया है, आप देखोगे तो पुस्तक में सूफोग, पनीर बंधन, लाल चंदन, ये जो है इसके उदाहरण ही है, इंद्रोक के उदाहरण है। आगे बात करेंगे, निम्न में से विशेष श्रेणी प्रजाति की पादप प्रजाति नहीं है, तो ये नहीं है कोकिया कुकी, ये विशेष प्रजाति की पादप नहीं है। पेम्पा है, खेंडुला है, सूप हो गए, विशेष क्षेत्र प्रजाति की पादप है। आगे बात करेंगे 17 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने पहले भी बताया आपको। कायिक जनन पाया जाता है आलू में, गेहूं में, नीम में, मटर में। तो कायिक जनन किस में पाया जाता है? आलू में पाया जाता है। और एक कायिक जनन क्या होता है? एक अलैंगिक जनन होता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। कायिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है, इसका एग्जाम में पूछा जा सकता है। कायिक जनन क्या होता है? एक अलैंगिक जनन होता है। आगे चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन की, इसमें कौन कौन से जो हो जाएंगे चर्चा करें। तो इसमें देखिए, कायिक जनन क्या हो गया? अलैंगिक जनन हो गया। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? उदाहरण पूछे जाते हैं। एक आलू, घास, ये कायिक जनन के उदाहरण है। प्याज, ठीक है, अरबी, अदरक और चमेली, तो ये क्या है? सारे के सारे कायिक जनन के उदाहरण हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, नर और मादा युग्मक के संयोजक को कहते हैं। नर और मादा जो युग्मक है उसके संयोजन को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे निषेचन। उसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। आगे बात करेंगे, एक लिंगी पुष्प होता है। एक लिंगी पुष्प यानी जिसमें क्या होता है? केवल पुंकेसर या तो केवल स्त्री केसर होता है। पुंकेसर यानी नर जनन अंग, या स्त्री केसर यानी मादा जनन अंग केवल एक होता है, उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और इसमें इसका आंसर हो जाएगा
मक्का इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक लिंगी पुष्प के उदाहरण कौन कौन से हैं। पपीता, ठीक है, पपीता, खीरे, ककड़ी, ये क्या है, सारे के सारे एक लिंगी पुष्प है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। आगे बात करेंगे द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है, दोनों पाए जाते हैं, नर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं, उसे कहते हैं द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो देखिए पपीता तो नहीं हो सकता, मक्का नहीं हो सकता, ककड़ी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा सरसों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरसों। इसमें देखिए द्विलिंगी पुष्प में कौन कौन से और उदाहरण पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक सरसों हो गया, गुलाब, गुलाब क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। आगे बात करेंगे धतूरा, ठीक है, और बात करेंगे पिटूनिया, पिटूनिया क्या है, द्विलिंगी पुष्प है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात कर लेते हैं, हीमोग्लोबिन संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य किस रूप में करता है। तो ये करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हीमोग्लोबिन संपूर्ण जो है कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। एक आपको याद रखना है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, कितना, 7.4 रक्त का पीएच मान होता है, 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। आगे बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की, चोट लगने पर होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। चोट लगने पर होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करता है। तो प्लेटलेट्स, इसका काम क्या होता है, किसका काम होता है, प्लेटलेट्स का, ये काम होता है प्लेटलेट्स का। जब हम खून बहने लग जाता है तो ये इसका नियंत्रण करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब इसमें दिया गया श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं को क्या कहते हैं, WBC, क्या कहते हैं, WBC। लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं, RBC। तो इससे इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए WBC की बात करें तो इसका जो कार्य दिन होता है वो दिन होता है 1 से 5 दिन तक होता है, ठीक है। WBC आपने देखा होगा। और इसका काम क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र का काम होता है स्पेशल, ठीक है। आगे बात करें आरबीसी की बात करें तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ये पूछा जाता है। अस्थि मज्जा में आरबीसी का जो है निर्माण होता है। और इसका जीवन काल पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जाम में, तो 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। और बात करें तो इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है आरबीसी की, तो प्लीहा के अंदर इसकी मृत्यु होती है, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। और बात करें रुधिर में, ये आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स, ये रुधिर का 40% भाग रुधिर कणिकाओं में होता है, ठीक है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन की, निम्न में से रुधिर को शरीर से हृदय तक ले जाने का कार्य कौन सी वाहिका करती है। क्या पूछा इसने, रुधिर को शरीर से हृदय तक, कहाँ तक, शरीर से हृदय तक आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शिराएं। क्या हो जाएगा, शिराएं लेकर जाती है, इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे बात करेंगे, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य घटक है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा होगा, घरेलू मक्खी। आपको पता है संचरणीय जितने भी रोग होते हैं घरेलू मक्खी का ही कारण होता है। आगे बात करते हैं, हैजे का कारक है, हैजे का कारक कौन सा है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण क्या है, हैजा होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की, बहुत ही गजब के क्वेश्चन है। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़ेगा और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। 26 नंबर, डेंगू के वायरस का वाहक क्या है। तो आपको पता है डेंगू के वायरस का वाहक होता है मादा एंडीज मच्छर, इसके द्वारा डेंगू फैलता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, जब वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन अधिक होता है तो कार्य होगा। जब वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन अधिक हो तो क्या होगा, अधिक होगा, इसका कार्य क्या होगा, अधिक होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्न में से वह जंतु जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के प्रति संवेदनशील है, तो वह है कुत्ता, इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता, इसका हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के प्रति संवेदनशील होते हैं कुत्ते, इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। आगे बात करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु की चाल होती है, बहुत गजब का क्वेश्चन और सीधा उठाकर पूछ जा सकता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है 331 मीटर सेकंड चाल होती है, किसकी, वायु की, ये आपको याद रखना है। कितनी डिग्री पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
आगे बात करते हैं, सर्वप्रथम इलेक्ट्रोड द्वारा जल से ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को अलग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इन वैज्ञानिक का नाम है विलियम निकलसन। विलियम निकलसन है। इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम इलेक्ट्रोड द्वारा जल से क्या किया था? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को अलग करने वाले थे। बहुत गजब का क्वेश्चन है ये, विलियम निकलसन ने। आगे बात करेंगे, इलेक्ट्रोड जो बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है उसे कहते हैं कैथोड। उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है और धनात्मक सिरे से कौन होता है? एनोड होता है। धनात्मक सिरे से एनोड होता है। इसी प्रकार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बात करेंगे, पहिए के रिम पर लेपन होता है। जो अपने मोटरसाइकिल साइकिल के पहिए देखे होंगे, उसमें जो रिम का लेपन होता है वो किसका बना होता है? तो क्रोमियम और उसके प्लस में क्या होता है? टीन। तो ये दोनों मिलकर इस पर लेप किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस विलियम से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है? कौन सा ऐसा विलियम है जिसमें क्या है? विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है? तो आसुत जल होता है, क्योंकि ये विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है, इसलिए इसमें विद्युत धारा नहीं बहती है। कॉपर सल्फेट में बहती है, सिल्वर नाइट्रेट में बहती है, नमक युक्त जल में बहती है, लेकिन अशुद्ध जल में नहीं बहती है। अब आपको याद रखना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आपसे पूछ ले कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान, पीएच होता है 7। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे, वर्तमान में फ्यूज के स्थान पर किसका प्रयोग किया होता है? तो एमसीबी का प्रयोग होता है। ये आपको याद रखना है, एमसीबी का प्रयोग अब वर्तमान में फ्यूज होता है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो सर्वप्रथम आर्यभट्ट को भेजा गया था। इसका आंसर 2 हो जाएगा। आगे बात करेंगे, इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसरो का प्रक्षेपण केंद्र ये है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये आपको याद रखना है, इसरो का प्रक्षेपण केंद्र, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये आपको याद रखना है, कहाँ पे है ये? श्रीकोटा, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, भारत में रेडियो प्रसारण किस सन में प्रारंभ हुआ? भारत में रेडियो प्रसारण किस सन में प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1927 के अंदर, सन 1927 के अंदर। आगे बात कर रहे हैं, हमारे देश में सर्वप्रथम टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी, टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना मुंबई के अंदर। ठीक है, तो आपको बताना है कि टेलीफोन की खोज किसने की थी। कमेंट बॉक्स में बताना है कि टेलीफोन की खोज किसने की थी और टेलीविज़न की खोज किसने की थी। इन दोनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आगे बात कर लेते हैं, संगमरमर कैंसर का कारण क्या है? तो ये है अम्ल वर्षा है। ठीक है, आगे बात करेंगे, ताजमहल के आसपास वाहनों में किस प्रकार का ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होता है शीशा रहित पेट्रोल। शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग किया जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे, वर्तमान में दिल्ली में डीटीएस द्वारा संचालित बसों में कौन सा ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है? तो सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान में दिल्ली के अंदर। जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है, कौन सी विधि है? क्लोरीकरण। क्लोरीकरण विधि है, इसका आंसर हो जाएगा। क्लोरीकरण विधि द्वारा जल की शुद्धिकरण किया जाता है। निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ये सारी है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CO2 है। तो गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए चारों सही है। आगे बात करेंगे, जल में उपस्थित शैवालों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है? जल में उपस्थित शैवालों की संख्या का जो कारण क्या है? तो इसका कारण है 1 व 2 दोनों। जल में एक तो नाइट्रोजन की उपस्थिति, नाइट्रेट की उपस्थिति, और जल में फॉस्फेटों की उपस्थिति, दोनों का कारण है शैवालों की संख्या में वृद्धि करने का। आगे बात करेंगे, गंगा नदी में सफाई के लिए योजना प्रारंभ की गई थी, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गंगा कार्य परियोजना। कौन सी? गंगा कार्य परियोजना चलाई गई थी। आगे बात करेंगे, जैव मंडल क्यों बनाए जाते हैं? जैव मंडल क्यों बनाए जाते हैं? जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य के लिए जैव मंडल बनाए जाते हैं। आगे बात करेंगे, भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आगे बात करेंगे, कार्बन का क्रिस्टलीकरण अपरूप है। कार्बन का क्रिस्टलीकरण अपरूप है और ये पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। मैंने आपको पहले भी बता दिया है।
आगे बात करेंगे ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या होता है। ईंधन के ऊष्मीय मात्रक क्या होता है, केजी और केजी, ठीक है, केजे और केजी, ठीक है। आगे बात करेंगे दहन के लिए आवश्यक परिस्थिति है। दहन के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन सी होगी इसमें, तो इसमें होगी उपरोक्त सभी। ऑक्सीजन की उपस्थिति, दाह पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ का निम्न ज्वलन ताप। तो ये आज के टॉप कक्षा 8 के 50 से 51 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए और यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। अब आपको मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बता देता हूँ जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और पूछे जा सकते हैं। तो हम चर्चा कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले मैंने बताया था टेलीफोन और टेलीविज़न की आपको खोज बतानी है, किसने की थी। अब देखिए बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है, ये पूछ लिया जा सकता है। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाता है। और ये कब बनाया गया, तो ये सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव खोज, जो सीवी रमन थे उन्होंने क्या किया था, रमन प्रभाव की खोज की थी। कब की थी, 28 फरवरी 1926 को इन्होंने खोज की थी, इसलिए यहाँ से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को बनाया जाता है। सीवी रमन जी को 1930 में भौतिकी नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये आपको याद रखना है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आशा की धातु किसे कहा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। आशा की धातु किसे कहा जाता है, यूरेनियम को। यूरेनियम को क्या कहा जाता है, आशा की धातु कहा जाता है। अगला पूछ ले बैह की धातु किसे कहा जाता है, छोटे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बैह की धातु किसे कहा जाता है, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम को क्या कहा जाता है, बैह की धातु उपनाम से जाना जाता है। आपसे पूछ ले जीवन रक्षक धातु कौन सी है, जीवन रक्षक धातु, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर उपनाम दिए गए इन धातुओं के, तो रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। ये 3 हो गई। आगे हम चर्चा कर लेते हैं। आगे है विश्व की सबसे हल्की धातु। विश्व की सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु तो कौन सी हो जाएगी, सबसे हल्की धातु हो जाएगी लिथियम। ये आपको याद रखना है, लिथियम सबसे हल्की धातु हो जाएगी। और सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी, भारों की बात करें तो इरिडियम। इरिडियम सबसे भारी धातु हो जाएगी। तो ये इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, एक बार पक्का हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। आगे बात करते हैं सर्वाधिक आघातवर्धनीय। सर्वाधिक आघातवर्धनीय ये बहुत बार पूछा गया है। तो कौन सी हो जाएगी, सोना हो जाएगी। और कम कौन सी हो जाएगी आघातवर्धन, लेड हो जाएगी, ठीक है, लेड। आगे बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी धातु है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिन्हें आसानी से काटा जा सकता है। कौन सी धातु है जिन्हें क्या कहे, आसानी से काटा जा सकता है, आसानी से काटा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किससे, चाकू से भी काटा जा सकता है। तो सोडियम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सोडियम और लिथियम और पोटेशियम, ये 3 धातु है जिन्हें आसानी से काटा जा सकता है, क्योंकि इन धातुओं का गलनांक व क्वथनांक दोनों कम होता है, इसलिए इन्हें आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एक आप पूछा जाता है कि आम का पीला रंग किस कारण होता है, आम का पीला रंग किसके कारण होता है। तो इसमें पाया जाता है पर्णपितक कैरोटीन पाया जाता है, जिसके कारण आम का रंग पीला होता है। एक पूछा जाता है कि सर्वाधिक हद्दे किस में पाए जाते हैं, सर्वाधिक हद्दे, ठीक है, सर्वाधिक हद्दे पाए जाते हैं 8 किसमें, केंचुए में। इससे पहले मैंने आपको बता दिए 1 कोष्ठक 2 कोष्ठक और 3 कोष्ठक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक कक्षीय। अब से पूछ ले कि सर्वाधिक कक्षीय हद्दे, सर्वाधिक कक्षीय हद्दे किसमें पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं 13 किसमें, कॉकरोच में, किसमें, कॉकरोच में पाया जाता है। और सबसे बड़ा हद्दे आपको पता है हाथी का होता है। तो ये आपको याद रखना है। आज के जो मैंने मोस्ट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं। और कल हम कक्षा 9 की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस प्रकार हम चर्चा करते रहेंगे डेली, तो वीडियो से जुड़ जाइए। कक्षा 9 की कल हम बात करेंगे। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।